नमस्कार दोस्तों, भास्कर दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज का हमारा इस वीडियो का विषय है समाज सेवा या राजनीति। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं हूं। मैं केवल ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो का कार्य करता हूं, जिसमें मैं समाज सेवी एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, उनके परिवारों को अपना सर्विस देता हूं, कंसल्टेंसी का, और उनको मार्गदर्शन देता हूं ताकि वो अपने क्षेत्र में सफल हो सके और सही दिशा में अपने ऊर्जा को लगा सकें। तो इसके लिए मेरा कार्य का प्लेटफॉर्म वास्तु, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग है, जिसको कि हम आकाशिक रीडिंग भी कहकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, चूंकि मैं इन्हीं लोगों के लिए कार्य करता हूं विशेष रूप से, तो इनकी जरूरतें आम नागरिकों से थोड़ी अलग है। समझ, इनके कार्य की समझ थोड़ी अलग है। यह साधारण समझ से बेहतर है। तो उसी समझ में मैं उनके लिए क्या हेल्प कर सकता हूं, यही मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है, ताकि वो अपनी समझ से आगे बढ़कर ज्योतिष, वास्तु की सेवाएं, न्यूमरोलॉजी की सेवाएं, टैरो कार्ड रीडिंग की सेवाएं मुझसे लेकर के और सही दिशा में अपनी ऊर्जा को व्यय करें, अपने समय का सदुपयोग करें। यही मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है। तो दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक है मेरा समाज सेवा या राजनीति, तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क कर पाना एक आम आदमी के लिए संभव नहीं होता है कि समाज सेवा और राजनीति दोनों अलग कैसे हैं। सामान्य आदमी समझता है कि जो किसी राजनीतिक पद पर है, टीवी डिबेट्स में दिख रहा है, वही राजनीतिज्ञ है। उसके अलावा राजनीति में जितनी गंदगियां जो कर सकता है, वही राजनीतिज्ञ है। तो दोस्तों, ऐसा एक आम आदमी का विचार बन चुका है परिस्थितियों को टीवी और सोशल मीडिया के द्वारा देखते देखते या न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ते पढ़ते। तो गलती उनकी मैं ज्यादा नहीं मानता, क्योंकि वो अपनी दिनचर्या में जो चीजें देखते हैं उसी से उनकी समझ बनती है। इसीलिए हमारे मानव समाज में एक धारणा बन गई है कि अगर आप सभ्य नागरिक हैं तो आपको राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो ये उनकी समझ के अनुसार सही है, लेकिन चूंकि मैं इस फील्ड में लोगों से मिलता हूं, मेरे बहुत सारे साथी इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं और उनके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, तो मुझे थोड़ी सी गहराई में इन चीजों की जानकारी है। तो दोस्तों, जब आप समाज सेवा का कार्य करते हैं तो आप राजनीति नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप राजनीति कर रहे होते हैं तो आप समाज सेवा भी कर रहे होते हैं। तो इस बात को बड़ी स्पष्टता से समझना जरूरी है कि जब आप राजनीति कर रहे होते हैं तो उसमें समाज सेवा एसेंशियल तत्व है, जबकि आप समाज सेवा कर रहे होते हैं तो उसमें राजनीति शामिल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैक्सिमम कंडीशन में यह होता है कि उसमें राजनीति शामिल नहीं होती है। तो दोस्तों, दोनों के फर्क को बड़ी बारीकी से समझना अपने आप में उपलब्धि है। और जो लोग इस फील्ड में
कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी यह बारीकी समझना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, एक समाज सेवी राजनीतिज्ञ नहीं होता है, लेकिन एक राजनीतिज्ञ समाज सेवी होता है। कैसे? प्रश्न उठता है कैसे? तो देखिए, जब आप समाज सेवा कर रहे होते हैं तो आप भावनात्मक दृष्टिकोण से समाज के किसी एक मुद्दे को लेकर के चलते हैं, क्योंकि मानव मात्र भावना से चलता है। तो जैसे आपने कहीं देखा कि गौवंश जो है, गाय जो है कहीं मरी पड़ी रहती है, उनको सही ढंग से उनका निस्तारण नहीं होता है, उनको जलाने की व्यवस्था नहीं होती है। जानवर जो है वो कहीं मरे पड़े हैं, कहीं एक्सीडेंट में मर गए हैं। आपको जानवरों के प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव है, आप भी उन्हें समाज का एक अंग समझते हैं, तो उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं। उनके तो कोई नाते रिश्तेदार है नहीं, तो एक मानवीयता के नाते आप किसी जिम्मेदारी को उठाते हैं, आप उस कार्य को एक लंबे समय तक चलाते हैं। तो यह समाज सेवा का अंग है, यह समाज सेवा है। लेकिन राजनीति में जब आप समाज सेवा कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आपका जो समाज सेवा का कार्य है और कार्य क्षेत्र के जो लोग हैं वो वोट में कन्वर्ट हो, मतलब आपके ट्रू समर्थक हो, सच्चे समर्थक हो, वो आपकी विचारधारा से भी जुड़े हुए हों और उनकी वैल्यू वोट की हो, ताकि जन समर्थन के द्वारा समाज में एक स्थिति लाभ करके और इस समाज के हित के लिए कुछ कानून जो जरूरी है वो बना करके हम समाज को सही दिशा दे सके। तो देखिए, एक घटना में आप समाज सेवा करते हैं, आप गौशाला का पालन करते हैं, लेकिन गाय वोट नहीं है, या आपके साथ जो साथीगण हैं, जो मिल करके एक समूह में गाय की सेवा कर रहे हैं, वो केवल एक उद्देश्य मात्र के लिए एकत्रित हैं। लेकिन किसी राजनीतिक विचारधारा की स्थापना के लिए समाज में, जैसे अभी एक ज्वलंत मुद्दा है कि हिंदुओं के जो हिंदू मंदिर हैं उनको स्वायत्तता प्रदान की जाए, उनके धन पर जो सरकारें उस धन को उगाही कर लेती है और कहीं दूसरे कार्य में लगा देती हैं, जो कि जिस उद्देश्य के लिए भक्तों ने मंदिर में दान नहीं दिया था। भक्तों ने मंदिर में दान दिया था मंदिर और धर्म की, अपने समाज की उन्नति के लिए। लेकिन सरकार क्या करती है, उस धन को हिंदू मंदिरों से लेकर के दूसरे किसी उद्देश्य में लगा देती है, जो कि गलत है। क्योंकि धन जो दिया गया है वो किसी एक उद्देश्य को लेकर के उस पूर्ति के लिए दिया गया था, लेकिन जब आप उस धन को किसी दूसरे मद में व्यय कर देते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं, तो यह समाज से धोखा है, यह समाज से डकैती है। तो पुरानी सरकारों ने अंग्रेजों के, मुगलों के शासनकाल से जो नियम बना रखे थे, वर्तमान तक चल रही सरकारों ने भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करके इसे धन उगाही का एक अच्छा स्रोत मान लिया है, जबकि यह जनता की भावनाओं से दगा करना है। जनता के जो जिस उद्देश्य से जनता ने अपने समाज के मंदिरों में दान दिया हुआ है, अपने समाज की उन्नति के लिए दान दिया हुआ है, उस उद्देश्य को पूरा न करके उस धन को लेकर के दूसरे मदों में व्यय कर देना। तो ये जो कानून बना हुआ है, अगर हम इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें जन समूह को एकत्रित करना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को इस विचारधारा के साथ जोड़ करके हम जब सत्ता में आएंगे तब हम इन नियमों को बदलने के लिए संसद में नया कानून पेश करेंगे
और पुराने कानून को समाप्त करके नए कानून की स्थापना करेंगे। लेकिन उसके लिए तो वोटों की जरूरत है ना, जन समर्थन की जरूरत है। तो ऐसा कोई विचारधारा जो मानवीय समाज में परिवर्तन ला दे और उसका माध्यम वोट बने और वोट के माध्यम से सत्ता के द्वारा ही यह कार्य हो सकता है, ऐसा क्लॉज हो। तो ऐसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं जिन पर समाज सेवा हम कर सकते हैं, लोगों को एकत्रित कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, तो यह राजनीति के अंतर्गत आएगा। लेकिन हम पशुओं की सेवा कर रहे हैं तो पशुओं की सेवा करना अलग बात है। वही पशुओं की सेवा करने वाले हमारे साथी जो कि एक समूह में 100, 200, 400 लोग या 1000, 2000, 5000 लोग गौ रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए एक विचार से चल रहे हैं या समाज में काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी राजनैतिक विचारधारा समान हो सकता है कि वो ऐसे राजनीतिक पार्टियों के वोटर हैं जो कि हिंदुओं के बिल्कुल 360 डिग्री विचार से चलती है। तो उनका कंट्रीब्यूशन जब वोटिंग का समय आएगा, जब सरकार बनाने का समय आएगा, तो वही गौ सेवक उन पार्टियों को वोट देंगे जो कि इस विचारधारा के बिल्कुल विपरीत होगा, जो हिंदू चाहते हैं कि गौ रक्षा के लिए सरकार बने। तो इसलिए कोई भी समाज सेवा जो कि बाद में वोटिंग में कन्वर्ट होकर के सत्ता की ताकत बनती है और सत्ता की ताकत के माध्यम से नियम कानून बना करके समाज में परिवर्तन स्थायी रूप से ला सकता है, तो यह राजनीति कहलाता है। लेकिन केवल हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम गरीबों को रोटी बांट रहे हैं, हम लोगों को मुफ्त में कंबल बांट रहे हैं, चादर बांट रहे हैं, या गरीबों को कहीं कोई व्यवस्था करवा दे रहे हैं, तो वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। आप समाज सेवा कर रहे हैं पुण्य कमाने के लिए। आप किसी स्थिर नियम कानून में परिवर्तन करने के लिए सत्ता में आकर के नियम कानून में परिवर्तन करने के उद्देश्य से यह काम नहीं कर रहे हैं। तो हमको इन दोनों में फर्क समझना पड़ेगा कि जो समाज सेवा वोटिंग में कन्वर्ट होकर के बाद में टेक्निकल रूप से न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन कर सकता है, कानूनों में परिवर्तन कर सकता है, सरकारी तंत्र में परिवर्तन कर सकता है, आगे चल करके उसको हम राजनैतिक दृष्टिकोण की समाज सेवा कह सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके अलावा जो भी कार्य है समाज में, जो भी आपने जिम्मेदारियां समाज के किसी हिस्से की ले रखी है, वो चूंकि वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो वो शुद्ध समाज सेवा है। तो यह एक बहुत बारीक सी जानकारी है जिससे आप चीजों को क्लासिफाई कर पाएंगे। तो अब जब आप समाज सेवा के लिए उतरते हैं, तो तब राजनीतिक पार्टियां यह देखती हैं कि यह समाज सेवक जो है यह कैसा काम कर रहा है, क्या इसके द्वारा वोटर कन्वर्ट होकर के सत्ता की निर्माण में भागीदारी कर सकता है। अगर कर सकता है तो फिर बड़े बड़े राजनीतिक दल आपको अप्रोच करते हैं कि साहब, जैसे जातीय आप राजनीति करते हैं, है ना, SC ST की राजनीति करते हैं, तो SC ST की जब राजनीति केवल SC ST लोगों के लिए आप काम कर रहे होते हैं, एक निश के साथ, एक विशेष मुद्दे के साथ, कि मैं केवल जब काम करेंगे, हम किसी भी मुद्दे पर जब बात करेंगे केवल ST SC लोगों के उत्थान के लिए बात करेंगे, तो देखिए पूरा मानव समूह जो है आपके समर्थन में आता है। जैसे अभी वो एक बंदा आता है, रावण के नाम से आता है, उसका अच्छा सा नाम तो मैं नहीं जानता, बट वो
जो चालू नाम है उसमें उसने वो रावण अपने नाम के साथ जोड़ रखा है, तो वो एक यूनिक आइडेंटिटी हो जाती है, इसलिए याद है मुझे। तो रावण के नाम से है। तो जैसे ही मायावती की पकड़ अपने राजनीतिक क्षेत्र में कमजोर हुई तो इसका उदय हो गया। इसने वो चांस लिया कि उसने देखा कि एसटी-एससीयों की जो राजनीति समाज में बहुत सारे लोग कर तो रहे हैं, लेकिन जब उनकी पकड़ ढीली हुई तो इसने अपना अस्तित्व स्थापित किया और आज इसको अच्छा जन समर्थन मिला हुआ है व्यक्तिगत। तो हर पार्टी कहीं ना कहीं इसको अप्रोच करेगी। जैसे मान लीजिए भाजपा है तो उसका एक प्रकोष्ठ है, एसटी-एससी उन्नति के लिए एक प्रकोष्ठ है। तो अब जब ये मान लीजिए ऐसे लीडर को अप्रोच करती है तो वो कहेगी कि भाई आप हमारा टीम ज्वाइन कर लीजिए, बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आपको एसटी-एससी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, आपको संसद की 4 सीटें दी जाएंगी, आप अपने सिलेक्शन के हिसाब से 10 सीटें बांट सकते हैं, है ना। तो ऐसा अप्रोच किया जाता है। तो आपका जो समाज सेवा है उसके अंतर्गत आपने कितने वोटर, कितने लोगों को, वोटर को अपने फेवर में, अपनी विचारधारा के फेवर में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि राजनैतिक दृष्टिकोण से फायदे के लिए है, सत्ता के लिए है। तो ऐसे लोगों को फिर आगे राजनीति में जाने का मौका मिल जाता है। हर समाज सेवक राजनीति में नहीं जा सकता है, ठीक है ना। अब कोई गौपालक है, खूब गौ पालन कर रहा है, तो उसको हम राजनीति में सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पीछे कोई भी वोट कन्वर्ट नहीं हो रहा है। भाई पशुओं का बड़ा समर्थन है आपको, समाज में आम जन का सेवा के भाव से तो समर्थन है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से आपको कोई समर्थन नहीं है। तो जब भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो अच्छे समाज सेवी हैं चुनाव के लिए खड़े होते हैं, 5-10 वोट उनके अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले के 2-4 8-10 100 वोट मिल गए तो बड़ा काफी हो जाता है। इसके अलावा उनको कोई सीट नहीं मिलता है। तो मुख्य मुद्दा होता है कि हमारा विचारधारा क्या है, हम लोगों को सही ढंग से अपनी बातों को समझा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। हम गहराई से बातों को समझा करके उसका वोट को, है ना, सत्ता के लिए कन्वर्ट करने की जो हमारी समझ है, उस समझ को हम उसके पास भी दे पा रहे हैं कि नहीं, कि भाई हमें संगठित रहना है, हमें संगठित रूप से वोटिंग करनी है, इससे हमारा एक ताकत बढ़ता है। तो हम जब सत्ता में आते हैं तो हम इन गलत नियमों को, इन गलत कानूनों को हम बदलेंगे, ठीक है। तो दोनों में अंतर को बड़े क्लियर ढंग से समझना है कि केवल समाज सेवा कर रहे हैं आप कि राजनीति के लिए समाज सेवा कर रहे हैं। अब इसको बैठ के आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं अगर अपने समाज सेवा को राजनीति में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं जुड़े हुए जो परिवार है, 100 परिवार है, 200 परिवार हैं, है ना, या 500 परिवार हैं मेरे, उन तक सही समझ मैं कैसे पहुंचाऊं ताकि यह लोग वोट में कन्वर्ट हो करके ये समझे सत्ता की ताकत को और सत्ता के भागीदार बने, ताकि इनके अनुसार नियम कानून में परिवर्तन हो सके। जैसे देखिए अभी बहुत कुछ सालों पहले वो राजस्थान में, है ना, एक वर्ग ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि हमको रिजर्वेशन दिया जाए। तो उसके लिए उसने पूरे समाज के लोगों को तैयार किया। तो हर राजनीतिक पार्टी जिसने भी देखा, अरे इसके तो हजारों समर्थक है, इसके तो लाखों समर्थक हो गए हैं, क्योंकि उसने अपनी बातों को सही ढंग से अपने नीचे के कार्यकर्ताओं तक पास किया, उनको समझाया कि टेक्निकली हम रिजर्वेशन कब ले सकते हैं, जब हम एक पूरे बड़े समूह में सत्ता के भागीदार बनते हैं। जनता सत्ता की भागीदार सीधे सीधे बनती है, तो फिर वो अपने हिसाब से नियमों में कुछ ना कुछ अपने फेवर में परिवर्तन करा सकती है। तो देखिए जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है।
और ये पूरे एक समूह को, जनसमूह को नियंत्रित रूप से चलाने के लिए समझ की जरूरत है। तो हम केवल अपने घर में बैठ के समझ जाने से नहीं होता है। अपने लोगों को, जो हमारे विचारधारा से सहमति रखते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करना और ऊपर से नीचे तक अपनी विचारधारा को उसी रूप में पहुंचाना, ताकि एक लंबे समय तक हम सत्ता की भागीदारी में बने रहें। पार्टी कोई भी हो सकती है भाई। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी ने देखा कि आपके तो हजारों लाखों समर्थक हैं, तो एक अच्छा पोस्ट दे दिया जाता है कि भाई हम आपको सांसद बनवा देंगे, हम आपको विधायक बना देंगे, आप अपने पसंद के अनुसार 10 टिकट आपको दे दिया जाएगा, आप अपने लोगों में बांट दीजिए, है ना। तो ऐसा करके आपका सत्ता में भागीदारी सीधे सीधे करवाया जाता है। तो जब भी कोई राजनीतिक उद्देश्य को लेकर के, वोट की ताकत को समझ करके हम एक जनसमूह को समाज सेवा के माध्यम से सत्ता की ताकत बना देते हैं, तो इसे राजनीतिक दृष्टिकोण कहा जाएगा, राजनीतिक समाज सेवा कहा जाएगा। और अगर आप प्योर समाज सेवी हैं, तब तो आपको राजनीति से कोई लेना देना है नहीं, आप किसी पक्ष के हैं नहीं। और जब आप राजनीतिक समाज सेवक होते हैं तो आपका कोई ना कोई पक्ष होता है, और सबसे अच्छा पक्ष होता है सत्य का पक्ष लेना। सत्य जो है, सही जो है, हम उसका पक्ष लेकर के समाज सेवा करें। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन विचारधारा क्या है और हम सत्य के साथ है कि नहीं, यह बात सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आप समाज सेवी हैं कि एक राजनीतिक व्यक्तित्व बन के अपनी विचारधाराओं को समाज में स्थायी रूप से लोगों को समझाना चाहते हैं, नियम कानून के रूप में उसको लागू करवाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है यह बात। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है कि इन बातों से आपको एक स्पष्टता आ गई है कि आप समाज सेवक सिर्फ हैं कि आप राजनीतिक समाज सेवक हैं। तो अगर आप केवल समाज सेवक हैं तो आपको विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से हम राजनीतिक समाज सेवक बने, क्योंकि जब तक आप राजनीतिक समाज सेवक नहीं बनेंगे तो आप जिस उद्देश्य को लेकर समाज सेवा कर रहे हैं वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। थोड़े समय बाद वो खत्म हो जाएगा। आप जब तक हैं तब तक चलेगा, उसके बाद फिर वो बिखर जाएगा। या तो फिर आप संत वगैरह बन जाएंगे और फिर वो आध्यात्मिक रूप से इन चीजों को चलाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से चीजें ज्यादा नहीं चलती हैं जब तक आप उसको एक अधिकार के तहत पावर लेकर के सरकारी तंत्र के माध्यम से उसको समाज में लागू नहीं करते हैं, तब तक चीजें स्थायी रूप से नहीं चलती हैं। यह अनुभवजन्य है। इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि मैं केवल समाज सेवा कर रहा हूं और अब मेरे को इसको राजनीतिक समाज सेवा में मैं कैसे परिवर्तित करूं, तो इस पर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं कंसल्टेंसी केवल ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो का करता हूं, लेकिन चूंकि मैं समाज सेवी लोगों के लिए करता हूं, इसलिए मैं उनके इंटरेस्ट की चीजों को समझता हूं कि उन्हें क्या जरूरत है। और मैं कोई राजनीतिक ट्रेनर नहीं हूं कि आपको राजनीति की कोई गाइडलाइन दूंगा, लेकिन मैं अपनी स्पष्ट समझ से आपको चीजों को सरल रूप से सामने रख रहा हूं। ये आम आदमियों के समझ की या काम की चीज नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरी जितनी समझ है मैंने स्पष्ट रूप से आपके सामने रख दिया है, और बाकी तो मैं केवल ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी के तहत ही आपको गाइड कर पाऊंगा। और उसके लिए आप मेरा फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप मुझसे कांटेक्ट करके समय लेकर के और अपनी समस्याओं को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।
विशेष बात यह है कि मैं किसी के राज को कभी किसी दूसरे तक नहीं पहुंचाता। जो चीजें मेरी जानकारी में आ जाती हैं वो रहस्य ही रहता है, वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जाता है। कौन मेरे पास आता है, कौन मेरे से जाता है, या किसका मेरे साथ क्या बातचीत हुआ है, ये सारी चीजें रहस्य बनी हुई रहती हैं। तो इसलिए अगर आपके मन में कहीं कोई दुविधा हो तो उसको इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको दूर कर देना चाह रहा हूं कि आपकी सारी बातें मेरे पास आपकी संपत्ति के रूप में लॉकर में लॉक हो जाती हैं। वो किसी के लिए नहीं होती, वो सिर्फ आपके साथ आपके लिए होती है। तो धन्यवाद मित्रों, अपनी सभी समस्याओं के लिए कंसल्ट करें, कॉल करें, समय लें। धन्यवाद। जय श्री राम।